फ्रेंड, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर एन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ कुछ आंकिक प्रश्न जो साइंस के पेपर में जो आपको आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके ले आई हूँ, जो आपके पिछले कई सालों में जो लगातार पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्न मैं यहाँ पे हल करवाने वाली हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा सवालों को हल कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि हर बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर होता है। आंकिक प्रश्न जो होता है आपका वो जरूर पूछता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ये जो आंकिक प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम में जरूर कंपलसरी है कि वो होता ही होता है। दो हो सकता है, तीन हो सकता है क्वेश्चन, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जितने हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अपने आने वाले एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ 12 क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे उतार रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर के। तो ये मैं बारी बारी से सॉल्व करवाऊंगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पहले आप ध्यान से सुन लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद वीडियो ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपने सही किया है या नहीं। तो क्वेश्चन पहले सुनिए आप लोग। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी। दिया क्या क्या है हमें? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई, 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दे रखी है और हमें बस प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो भाई आर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। दिया क्या है? ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारी फोकस दूरी हुई और ये हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हुआ। तो यहाँ पे ये जो दूरी ली जाएगी, वक्रता त्रिज्या जो है ये निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी? क्योंकि ये मैथ में आपने चतुर्थांश पढ़ा, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। जब यहाँ से इस साइड चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, तो हमारी दूरियां निगेटिव होती हैं। तो ये जो हमारा फोकस दूरी होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। वस्तु भी बाईं ओर ही हमेशा रखी जाती है, यानी उसकी दूरी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब v अगर निगेटिव आता है इसका मतलब ये इधर बनेगा, अगर v पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो दाईं तरफ बनेगा। तो ये निकालेंगे। r हमें 20 दिया है, तो f कैसे निकालेंगे? f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा f तो 10 सेंटीमीटर हो गया और ये u क्या है? -15 सेंटीमीटर दे रखा है। v निकालना है। अगर आपको कहा जाए कि आप एक अंदाजा लगाओ कि v क्या आ सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो, ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी गई है? 15 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच में रखी गई है वस्तु। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब की स्थितियां होती हैं। तो ये एक स्थिति ये भी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यही कहीं मिलता है, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है, यानी हमारा जो आंसर आने वाला है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता केंद्र से यहाँ की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो अब वस्तु यहाँ रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो यानी हमारा आंसर जो आने वाला है वो 20 सेंटीमीटर, ये अंदाजा हमने लगा लिया कि जो आंसर आने वाला है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, ठीक है। ये अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये साइंस की पहली वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने सबसे पहली क्लास में ही बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, क्या कैसे पहचानते हैं। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो वो वीडियो जाकर देखिए। तो ये हो गया हमारा, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बनेगा। अब आंसर क्या आएगा? देखो, यहाँ से आप फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। 1/f क्या है? -10 सेंटीमीटर। v नहीं पता, यही ज्ञात करना है।
यू क्या दिया -15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में माइनस और प्लस नहीं लगा के देगा, आपको अपनी समझदारी से माइनस और प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इस साइड आएगा तो वो प्लस में हो जाना है। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 में से 10 गया -5 10 15, 5 दूनी 10, 15 दूना 30, 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया -30 सेंटीमीटर आया। तो देखो आपका आंसर मैंने क्या कहा था, 20 से ज्यादा आएगा। 20 से ज्यादा क्या है -30 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने यहाँ पे ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाई चांस आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया। होता है, हमेशा होता है कि कैलकुलेशन हो सकता है गलत कर दिया, आपने प्लस माइनस का चिन्ह गलत लगाया, तो आपका आंसर हो सकता है 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 19 18 आ जाए। तो आपको अगर यहाँ से समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं 15 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो सकता है 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, तो 30 आया, आंसर सही है हमारा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये पहला क्वेश्चन। तो ये इतना हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुनी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, ये अवतल दर्पण है तो यहाँ -20 सेंटीमीटर होगा, फोकस दूरी आ गया -10 सेंटीमीटर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो ये दोगुना आकार क्या है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है u सेंटीमीटर पे रखी गई है। जो वस्तु हमारी है, माना कि वस्तु u सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है दर्पण के सामने, और क्या कह रहा है दोगुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त। तो ये जो दोगुना आकार है हमारा, वो हमारा आवर्धन है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u माइनस v/u इज इक्वल टू I/o। ठीक है, ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला। तो अगर दिया है दोगुने आकार का तो m की वैल्यू क्या होगी, दोगुने यानी 2 हो गई। तो ये हमने रख दिया 2। अब ये 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, कैसे पता चलेगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्राप्त हो। तो वास्तविक तभी होगा जब प्रतिबिंब उल्टा बना होगा। जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसका आवर्धन निगेटिव होता है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो उसका आवर्धन पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। तो भाई अगर वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो सब उल्टे ही बनते हैं। एक स्थिति आती है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है, वो सीधा होता है। तो जब ये अवास्तविक प्रतिबिंब है यानी ये उल्टा होगा, यानी आवर्धन जो आवर्धन ये रेखीय आवर्धन वो निगेटिव हो गया। अब ये रख लेते हैं v/u। ठीक है, ये हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, v की वैल्यू क्या आई 2u। ठीक है, अब ये हम लोग अपने फॉर्मूले में रखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है, 1/-10 हो गई। v की वैल्यू क्या है 2u, और u ही हमें निकालना है। u को हमने u मान रखा है कि माना वस्तु u दूरी पर रखी गई है, u ही निकालना है। तो निकालते हैं कैसे, 1/10, इसका लेंगे एलसीएम 2u। तो ये हुआ 1 प्लस 2 यानी 3/2u। 2 से कटा, ये 2 5 10 हो गया, माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3/u। 5 तिहाई 15u। u की वैल्यू क्या हुई -15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु हमारी कहाँ रखी गई है, -15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी वस्तु रखी गई है। तो समझना यहीं पे था, यहीं पे आप गड़बड़ करते कि यम की वैल्यू या तो प्लस में रख देते या तो माइनस में रख देते। लेकिन यहाँ समझना क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब दिया था। देखो प्रतिबिंब अगर डायरेक्ट देता कि उल्टा बन रहा तो आप तो निगेटिव रख देते, लेकिन यहाँ समझना क्या था कि प्रतिबिंब वास्तविक दिया है। तो वास्तविक दिया है तो भाई आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक बन रहा है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा ही बनेगा। क्योंकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है, तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्या होगा, प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो ये चीजें रही आपकी। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि आपका अपवर्तनांक संबंधी रहेगा। पहले हम इसे रफ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या दिया, A and W।
दिया है 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और इसका उल्टा क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इन्हीं दोनों चीजों को हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, G&W इज इक्वल टू होता है A&W, ये पीछे वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद ANG। ठीक है, ये हो गया। ये कैसे आया है, अगर इसको आप जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो को देखो। एक में मैंने बताया था अपवर्तन और परावर्तन का नियम, जो कि अपलोड है हमारे चैनल पे, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि कैसे ये आता है। और WNG बराबर क्या होता है, ANG अपान ANW। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। हमें हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, तो हम रख देंगे क्या है, ANW बराबर 4/3/3/2। ये इधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4 दूनी 8 बटा 3 त्रिका 9। ANG अब पहले रखना है, तो यहाँ 3/2 4/3 तो 9/8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न बहुत ही इजी रहा। अब चौथा आ गया। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सीमा पृष्ठ है। ठीक है, तो क्या हो रही है, इसी सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है, यानी सीमा पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर वो आपतित हो रही है। तो हमें अपवर्तन कोण का मान बताना है। अपवर्तन कोण हमारा 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वो विचलित नहीं होती, अपने मार्ग से सीधा निकल जाती है। तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान हम निकालते थे क्या, जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ आई, इधर चली गई, तो ये अपवर्तन कोण होता था। अपवर्तन कोण का परिभाषा क्या होती थी कि ये जो लंब है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण होगा। तो यही हमारा अभिलंब है, और यहीं से प्रकाश की किरण आई और इसी लाइन पे चली गई सीधा, तो दोनों एक ही लाइन पे हुए, तो यानी 0 डिग्री होगा अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 0 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री पे आपतित होती है, अपवर्तन कोण का मान बताइए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, नहीं आता है आपको तब तो ये बहुत कठिन था, लेकिन अगर अब आ गया है तो बहुत ही ईजी था ये। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब ये लेंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु की दूरी क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु जो होती है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये लगाना आपको आना चाहिए, ये नहीं लगा पाओगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी जो ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये लेंस की बात हो रही है, दर्पण की नहीं, लेंस की बात हो रही है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी दाईं ओर प्राप्त होगा ये। लेंस की फोकस दूरी हमें बतानी है, यानी एफ की वैल्यू बतानी है। तो एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लेंस का फॉर्मूला भी इसी तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, निगेटिव। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस यू होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह ध्यान रखना कि लेंस में माइनस होता है ये, और दर्पण में ये प्लस होता है। तो रख देंगे हम लोग वैल्यू, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये माइनस है, यहाँ पे -30 रखेंगे, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छंग 30 6 दूनी 12, 1/f इज इक्वल टू 1/12, यानी फोकस दूरी क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर आई। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये पांचवा क्वेश्चन था ये। तो अब हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगी। छठवां क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता बतानी है हमें लोग। छठवां क्वेश्चन क्या है, 50 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी क्या दे रखी है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, और हमें अवतल लेंस की क्षमता बतानी है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है।
3 निगेटिव लगाएंगे। उत्तल लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। f जब क्या दिया हो, मीटर में दिया गया हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला, जब f हमारा सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो P इज इक्वल टू 100/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब f क्या दिया हो, सेंटीमीटर में दिया गया हो। तो हमारा जो f है वो सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम निकालेंगे इससे 100/-50, तो ये हो गया -2। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है डायोप्टर, ये डी है, ठीक है, ये क्या है, डी है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, वो मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर लिखो। ये क्या है, -2 डायोप्टर। अवतल लेंस के क्षमता ऋणात्मक आएगी क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं, पहले सुनो ध्यान से। 1 मीटर लंबे तार को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सुनो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो और उसे लगाओ। अगर अपने से लगाओगे तो और भी ज्यादा आएगा, लेकिन एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि क्या पता आपने गलत लगाया कि सही लगाया। इसलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर लंबे तार को 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, जिससे उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है। धारा का मान बताना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रखा है, 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तार की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। ये जो तार है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, और इस पे जो बल लग रहा है 2.4 न्यूटन का बल लग रहा है। आई का मान बताना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप किया करो तो सबसे पहले जितने भी डिजिट दिए हैं, जितने भी मान वैल्यूज दिए हैं, आप उसे एक बार उतार लो, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अब आई हमें निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये कहां से ये फॉर्मूला है, चुंबकीय किस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो फॉर्मूला है। ये धारावाही चालक रखा हुआ है 1 मीटर लंबा तार, कहाँ कैसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा की वैल्यू बी और एल के बीच में जो कोण होता है वही होता है थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब हमारा तार रखा गया है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो साइन थीटा की साइन 90 डिग्री का मान आप लोग को पता है कि 1 होता है, ठीक है। तो अब हमें आई की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालना है। एफ की वैल्यू दे रखा है 2.4 न्यूटन, बी हमारा है 1.2, और एल एक दिया है, साइन थीटा का मान 1 होता है। तो आई का क्या मान होगा, 2.4 बटा 1.2, दशमलव से दशमलव 1 घटा 12 दूना 24, 2 एम्पियर। ये हमारी होगी धारा का मान। तो बहुत ही सिंपल था, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो दर्पण के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, फोकस दूरी बताइए, ये सारी चीजें उससे ज्यादा पूछी जाती हैं क्वेश्चन, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो कि मैं अभी करवाने वाली हूँ। ये 8वां क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक का ही है, 8वां हम करवाएंगे यहाँ पे। 8वां क्या है क्वेश्चन, पहले सुनो ध्यान से। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो जो धारा कितनी बह रही है, 10 एम्पियर की दे रखा है, 10 एम्पियर की हमारी धारा बह रही है। आई की वैल्यू क्या है, धारा। चालक में प्रति सेकंड मतलब यानी टी इज इक्वल टू दे रखा है क्या, 1 सेकंड। टी दे दिया है, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यन निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यन निकालनी है हमें। इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी दे रखा है, क्या है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। यही से हम n निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये है, तो ये तो हमें दिया गया है, लेकिन क्यों नहीं पता ना, क्यों पता चल जाए तो हम n निकाल सकते हैं। लेकिन क्यों कहां से पता चलेगा, हमारे पास I और T है, तो हम यहां से पता करेंगे। Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। I की वैल्यू क्या दी है, 10 एम्पियर दी है, T क्या है, 1 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 10 गुलाम, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग रखेंगे, क्यू की वैल्यू 10 रख दिए, एन की वैल्यू नहीं पता, ई की वैल्यू क्या है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम।
तो n क्या हो गया 10/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, 16 छक्का 96, 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन जो कि हो चुका है। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, हमें आई की गणना करनी, और डिजिट क्या वैल्यू क्या दे रखा है 9वां है ये। विभवांतर हमें दिया है 1.5 वोल्ट, ये विभवांतर दे रखा है हमें, और उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में, टी की वैल्यू क्या है 20 सेकंड है। कितने जूल की ऊर्जा प्राप्त हो रही है 15 जूल की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो तार में प्रवाहित धारा की गणना करनी है हमें। ठीक है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, यहां से निकालते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। टी तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास Q नहीं है। Q अगर आ जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू क्यू वी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। जूल बराबर ये जो आवेश गुणे विभवांतर, तो हमारे पास विभवांतर भी है और ये W भी है, तो Q निकाल सकते हैं ना। Q इज इक्वल टू W क्या है 15 जूल बटा विभवांतर क्या है 1.5 वोल्ट, ये दशमलव हटेगा तो 150, ये 10 आ गया। क्यू की वैल्यू 10 कुलाम हो गई। ठीक है, ये 10 कुलाम आ गई क्यू की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं और आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। क्यू की वैल्यू 10 कुलाम मिली है हमें, टी दिया है 20, तो काटेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगी। तो आई की वैल्यू हो गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। वही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पता नहीं चलेगा। कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले आप ये सोचो आई की वैल्यू निकालनी है, तो कहां से निकाल सकते हो, क्यू बराबर आई टी से आई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब टी तो है क्यू नहीं है, तो क्यू कहां से निकाल सकते हो, यहाँ से। अब क्यू को निकाल लिया, तब अब हम ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले आप सोचो कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन में क्या है पहले देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये फिगर है आपके पास, ये फिगर मैंने बना दिया। ये कितना है, ये 2 ओम है। ये सारे जो प्रतिरोध लगे हुए हैं 2 ओम के हैं, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तो ये दोनों जो है ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। ये 1 ओम आया। ठीक, ये 1 ओम अब इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 2 ओम प्लस ये 1 ओम जुड़ा, तो अब कितना आया हमारा 3 ओम हमारा हो गया आंसर। तो तुल्य प्रतिरोध 3 हुआ, क्योंकि ये 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े थे और ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा था, तो ये हुआ हमारा 3 ओम। अब हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो विभवांतर क्या है 12 वोल्ट, कुलाम आवेश क्या है 2 कुलाम। फॉर्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू की वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू है 12, 12 दूना 24 जूल। तो 12 दूना 24 जूल आपका आंसर हुआ। बस फॉर्मूले पे बेस्ड था, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आता रहेगा तो आप कर लोगे। 12वां क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जे दे रखा है, जे क्या है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। तो जूल प्रति कैलोरी का मतलब क्या है ये, कि 4.18 जूल काम करेंगे तो 1 कैलोरी की ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। तो इसमें बताना क्या है, हमें सामर्थ्य दे रखा है P इज इक्वल टू 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट दिया है।
और टाइम दिया है t इज इक्वल टू 20 मिनट। मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, मूल मात्रक में सेकंड में चेंज करेंगे तो ये क्या हुआ 1200 सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए हमें पहले कितने जूल कार्य हो रहा है ये पता लगाना पड़ेगा, तब जाके हम कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो निकाल पाएंगे। तो कार्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी वी, V और I मिलके बनेंगे P, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। तो वी आई मिलकर क्या हो गया P इंटू टी। P हमें दे रखा है 1000 वाट, T दिया है 1200, तो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12, ये हो गया 12 गुणे 10 की पावर 5 है ये। ठीक है, इतना जूल आ गया हमारा। तो इतने जूल कार्य करने के लिए कितनी ऊष्मा मिलेगी हमें, तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1 जूल काम करने में कितनी ऊष्मा मिलती है। तो हमें यहाँ पे दिया है हमारे क्वेश्चन में कि 4.18 जूल काम करने में 1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। 4.18 जूल काम करने में 1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो 1 जूल कार्य करने में कितनी ऊष्मा मिलेगी, 4.1/4.18 कैलोरी। क्यों हम 1 जूल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें चाहिए, मान लीजिए हमें 20 किलो आलू का दाम पता करना है, तो हम पहले पता करेंगे कि 1 किलो आलू का दाम कितना है। उसी तरह से अगर हमें पता करना है कि इतने जूल में कितनी ऊष्मा मिलेगी, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 जूल में कितनी ऊष्मा मिलेगी। तो 1 जूल में इतनी ऊष्मा हमें मिलेगी, और अगर इतने जूल के निकालना है तो इसी से हम गुणा कर दे रहे हैं, 12 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी ऊष्मा आ जाएगी। इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1200/418 गुणे 10 की पावर 5। इसको काट लो, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 2 6 12। ठीक, अब इसका इससे भाग दे दो तो कितना आएगा आपका, 3 बार जाएगा तो 3 दशमलव कुछ करके आएगा इंटू 10 की पावर 5। इतना आंसर ये आएगा, 3 पॉइंट में कुछ आएगा। आप इसे पूरा सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आएगा, इतनी कैलोरी ऊष्मा आपको मिलने वाली है। तो ये सारा रहा आपका क्वेश्चन। कुल 12 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको वो क्वेश्चन फिर से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।